नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त की जो बड़ी खबर है उससे ही शुरुआत कर रहे हैं। हरियाणा में बहादुरगढ़ में कल सनसनीखेज तरीके से आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की जिस तरीके से हत्या की गई थी उससे पूरा हरियाणा सख्ते में। कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। ये मामला राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। इसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने का ऐलान किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि इस हत्याकांड में अभी तक जो भी दोषी पाए जाएंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस हत्याकांड में पुलिस ने 2 लोगों से पूछताछ इस वक्त कर रही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरी पुलिस दिन रात अपनी जान लगाती है और इस केस को भी हम पकड़ेंगे। अगर हाउस की तसल्ली सीबीआई इंक्वायरी से होती है तो मैं सीबीआई इंक्वायरी करूंगा। हो गया, बस हो गया जी। वहीं नफे सिंह पर हमला करने वाले हमलावरों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें आरोपी दिख रहे हैं। पुलिस और एसटीएफ की टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है। जूम करो इधर। HR 51 BV 1480 रोहित एंड्रॉइड फोन ले रहा है तू? मनीष एंड्रॉइड फोन। नफे सिंह राठी की गाड़ी का भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये वारदात से पहले का वीडियो है। कार की अगली सीट पर नफे सिंह बैठे दिखाई पड़ रहे हैं और ये कार उनका जो भांजा है वो चला रहा है। इसी कार पर 4 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की जिसमें नफे सिंह समेत 2 लोगों की मौत हो गई। नफे सिंह राठी की फॉर्च्यूनर पर हमलावरों ने करीब 20 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की जिसके निशान उस कार पर देखे जा सकते हैं। कार के शीशे चकनाचूर हो गए। चारों शूटर्स ने कई जगह गाड़ी पर फायरिंग की जिसमें नफे सिंह उनके एक कार्यकर्ता की मौत हो गई जबकि उनका भांजा और गनर बुरी तरीके से घायल है। हर प्रकार के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे जो एविडेंसेस है कलेक्ट की जा रही हैं और जो संदिग्ध गाड़ी आई है उसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है सर वही गाड़ी है जिसमें हमलावर आए थे। आज जांच की जा रही है, जांच का विषय है और जांच उपरांत जो भी आएगा बताया जाएगा। ठीक है। चलिए, मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त हमारे साथ बहादुरगढ़ से जुड़ रहे हैं। मुकेश, सनसनीखेज घटना है। हरियाणा पुलिस के ऊपर, उनकी साख पर और साथ ही साथ सरकार पर इससे बड़े सवाल खड़े हुए हैं। कहां तक जांच पहुंची है, क्या बता रही है पुलिस आपको? देखिए, बिल्कुल जो नफे सिंह हैं वो हरियाणा के कद्दावर नेता थे और इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे। तो इस पूरे हत्याकांड से पूरे हरियाणा में हड़कंप है। जो इनेलो के कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह इकट्ठा हो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो हरियाणा पुलिस है उसके हाथ खाली हैं। जो शूटर i10 कार में सवार होकर आए थे उनके बारे में अभी कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाए हैं। हालांकि कुछ जानकारियां पुलिस को मिली हैं लेकिन पुख्ता सुराग नहीं मिल पाए हैं। लेकिन जिस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इसमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जिस तरह से सिंगर सिद्धू मूसेवाला और इसके अलावा जो जयपुर में करनी सेना के नेता सुखदेव गोगामेड़ी, इसके अलावा गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या हुई थी, ठीक उसी पैटर्न पर नफे सिंह की हत्या हुई है। क्योंकि जो हमलावर थे वो लगातार रेकी कर रहे थे, अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया और उसके बाद शूटरों ने आकर बहुत ही नज़दीक यानी पॉइंट ब्लैंक रेंज से ताबड़तोड़ फायरिंग की। तो ये 4-5 जो हत्याएं हुई हैं इनका पैटर्न बिल्कुल एक साथ देखने को मिल रहा है, जिससे ये लगता है कि हत्याकांड में कोई प्रोफेशनल गैंग है जिसके शूटरों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है और जिसने भी हत्या करवाई है उसने उस प्रोफेशनल गैंग के शूटरों को हायर किया है। तो हरियाणा पुलिस की बहुत सारी टीमें लगातार शूटरों की तलाश कर रही हैं। जो गाड़ी है i10 कार, उसमें जो चेहरे दिख रहे हैं उनको पहचानने की कोशिश की जा रही है और इस मामले में लगातार जो हरियाणा पुलिस है वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी तक ये साफ नहीं है कि हत्याकांड को अंजाम किसने दिया। वहीं जो नफे सिंह के परिवार के लोग हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो पूर्व मंत्री मांगे राम हैं उनका परिवार और कुछ बीजेपी के नेता इस हत्याकांड में शामिल हैं।
क्योंकि एक साल पहले जो मांगे राम के पुत्र जगदीश नंबरदार हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी और ये कहा था कि नफे सिंह उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, इसीलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। और इसको लेकर नफे सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ था। तो नफे सिंह और पूर्व मंत्री मांगे राम के परिवारों के बीच में दुश्मनी चली आ रही है और नफे सिंह के परिवार ने जो हत्याकांड का मुकदमा दर्ज कराया है वो मांगे राम के परिवार के खिलाफ कराया है। 7 लोग नामजद हैं, जिसमें एक बीजेपी के पूर्व जो एमएलए हैं वो शामिल हैं और कुछ और लोग शामिल हैं। तो अभी ये साफ नहीं है कि हत्याकांड को किसने अंजाम दिलवाया है, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि कोई ना कोई प्रोफेशनल गैंग शामिल है जिसके शूटरों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे मुकेश बता रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी काफ़ी प्रारंभिक तौर पर चल रही है। नफे सिंह राठी को हत्या के आरोप में पुलिस ने बहादुरगढ़ में लाइन पार थाने में एफआईआर दर्ज की है, जिसमें पूर्व विधायक नरेश कौशिक समेत 7 लोगों को नामजद किया गया है। ये एफआईआर नफे सिंह के भांजे राकेश उर्फ संजय के बयान के आधार पर दर्ज की गई है, जिसमें नरेश कौशिक के अलावा रमेश राठी, करमवीर राठी, कमल राठी, सतीश राठी समेत कुछ लोगों के नाम लिखे गए हैं। ये एफआईआर आईपीसी की धारा 147, 48, 39, 307, 302, 120B के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की गई। कुछ राजनीतिक खबर की बात कर लेते हैं। झारखंड में इंडिया अलायंस और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। झारखंड कांग्रेस की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बाबूलाल मरांडी ने गीता कोड़ा को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया, उनका स्वागत किया। गीता कोड़ा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी हैं। वही मधु कोड़ा हैं जिनको आपको याद होगा कि इकलौते इंडिपेंडेंट एमएलए थे जो चीफ मिनिस्टर बने। इनके ऊपर कई करप्शन के आरोप लगे और कई बार कोर्ट से इनको कई मामलों में सजा भी हुई है। अब गीता कोड़ा के बीजेपी में जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर कसा है तंज। जेएमएम ने ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का क्षण है। अब कोड़ा दंपत्ति सबसे पाक साफ हैं और कल से उन पर चल रहे सारे केस या तो खत्म हो जाएंगे या ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। चलते हैं सीधे हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि 2 हिस्सों में सवाल को बांट लेते हैं। पहले, राजनीतिक तौर पर इकलौती कांग्रेस की एमपी इंडिया अलायंस में झारखंड के अंदर इसका क्या फर्क पड़ेगा? हेमंत सोरेन पहले ही अंदर हैं, तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी के लिए और उनका हाथ ताकतवर हो गया है? देखिए, बीजेपी ने उनको आखिर क्यों शामिल कराया, उसके पीछे बीजेपी के नेताओं का साफ तर्क है कि उन्होंने जितना भी फीडबैक अपने कार्यकर्ताओं या जो भी सर्वे कराए उसमें गीता कोड़ा को हराने वाला या जो उस संसदीय क्षेत्र का जो समीकरण है उसमें फिलहाल उनका कोई भी उम्मीदवार ऐसी स्थिति में नहीं था जो गीता कोड़ा को आगामी चुनाव में हरा सके। निश्चित रूप से ये कांग्रेस को एक झटका लगा है, लेकिन हेमंत सोरेन से उनकी तुलना करना थोड़ा सा अतिशयोक्ति इसलिए होगा अंकित कि हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के या गठबंधन के स्टार प्रचारक रहते हैं, जबकि गीता कोड़ा अपने उनका जो प्रभाव है या उनके पति का जो प्रभाव है जिसके कारण वो जीतती हैं वो उस चाईबासा संसदीय क्षेत्र में सीमित है। दूसरी बात यह है कि आखिर उनको शामिल कराने से बीजेपी को क्या नफ़ा क्या नुकसान होगा। तो नफ़ा तो यही है कि एक तरह से उनके नेता मानकर अब चल रहे हैं कि इस सीट को एक बार फिर से वो अपनी झोली में वापस ले सकते हैं। पूर्व में भी बीजेपी वो सीट जीती है, लेकिन 2009 के बाद से 2009 में मधु कोड़ा इंडिपेंडेंट जीते थे, 2019 में गीता कोड़ा जीती हैं। तो अब उनको लगता है कि ये सीट उनके लिए जीतना एक तरह से आसान हो गया है। दूसरा पक्ष यह है कि नुकसान क्या होगा। तो झारखंड की राजनीति हो या कहिए आप पूरे देश की राजनीति में एक और उदाहरण दिया जाएगा कि किस तरीके से बीजेपी के नेता भी मानते हैं कि उन्होंने एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट इंडिया गठबंधन के खिलाफ झारखंड की राजनीति में उन्होंने एक तरह से कंसीड किया है या एक तरह से सरेंडर कर दिया है, वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, झारखंड के किसी भी भाग में
जब भी वो कोई भाषण देते हैं या पिछले आप 10 वर्षों का भाषण उनका उठा लीजिए तो वो मधु कोड़ा का जरूर उदाहरण देते हैं कि किस तरीके से मधु कोड़ा जो हैं भ्रष्टाचार के प्रतीक रहे हैं और उनको कांग्रेस पार्टी या जेएमएम का समर्थन परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रहा है। और अब वो मुद्दा कहीं ना कहीं एक तरह से उस पर विराम लगेगा। ये मुद्दा जो है आने वाले दिनों में आप भाषण में नहीं देखेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी के लिए अब ये सीट जीतना जो है गीता कोड़ा के आने से अब आसान हो जाएगा। अंकित, गीता कोड़ा के आने से आसान ये पूरी सीट ज़रूर हो जाएगी। और जैसे मनीष जी भी बता रहे थे, हेमंत सोरेन अंदर हैं, स्टार प्रचारक हैं, तो इससे इंडिया अलायंस को झटका तो ज़रूर लगा है। लेकिन बीजेपी इस वक्त लगता है कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, हर सीट जीतनी है, उस पे जो बड़े मुद्दों की बात जो बीजेपी करती आई है, ऑपोजिशन पे हमला करती आई है करप्शन और डायनेस्टी को लेकर, वो कहीं धार जो है उसकी कम होती इस जो पार्टी में शामिल कराया गया है गीता कोड़ा को, उससे कम होती दिखाई पड़ेगी। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधे कानपुर चलते हैं। कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर की पहली यूनिट बनकर लगभग तैयार हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन कर रहे हैं। यहां पर हथियार और कारतूस बनाने का काम शुरू होगा। यहां देश भर में हथियार और कारतूस की सप्लाई की जाएगी। डिफेंस एवं एरोस्पेस फैक्ट्री 202 हेक्टेयर में बनी है। कानपुर में साड में अडानी ग्रुप ने इस डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया है। पहली यूनिट का उद्घाटन हो रहा है, बाकी 2 यूनिट निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 202 हेक्टेयर में बनी डिफेंस और एरोस्पेस फैक्ट्री में 41 तरह के हथियार और गोले तैयार होंगे। उनका साथ दे रहे हैं सेना अध्यक्ष, सेना कमांडर, एमजीएस और हमारे अदानी ग्रुप से जुड़े श्री करण अदानी, एमडी अदानी पोर्ट्स, एपीएसईजेड, अंबुजा, एसीसी और श्री जीत अदानी, डायरेक्टर एईएल और श्री राशीष राजवंशी, सीईओ अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा दक्षिण एशिया के सबसे विशाल बनने वाले गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन, ये पल न केवल हम सब भारतीयों के लिए एक असीम गौरव और सम्मान का क्षण है, बल्कि ये हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया के भव्य सपने को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रतीक भी है। आज हम अदानी परिवार के सदस्य इस महान दृष्टि को साकार कर अपने प्रिय भारत को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अग्रसर होते देख गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जोरदार तालियां इसी बात पर। निश्चित रूप से ये आज का समारोह कोई सामान्य समारोह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अवसर है जो भारत के डिफेंस सेक्टर में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। हर शिला एक कहानी कहता है। आइए हम इसे सुने और इसका सम्मान करें। अभी हमारे आदरणीय अतिथि श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री मशहूर गायक पंकज उधास का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे पंकज उधास। 72 वर्ष की उम्र में पंकज उधास का निधन हुआ है। उन्होंने गज़लों में अपने गानों के साथ साथ कई फिल्मों में भी गाने गाए। नाम फिल्म में उनके जो गाने हैं, चिट्ठी आई है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने उस गाने को सुना हो और विदेश में रहता हो और उसकी आंखें नम ना हुई हो। बहुत मशहूर सिंगर थे और गज़लों को लेकर ख़ास तौर से उनका जो योगदान है वो याद किया जाएगा।
मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, बड़ी क्षति फिल्म इंडस्ट्री को, म्यूजिक इंडस्ट्री को। बड़े लेजेंडरी सिंगर थे, काफी उनके गाने ऐसे हैं जो अभी तक याद किए जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि पंकज उधास का जो योगदान है फिल्म जगत को या संगीत जगत को, वो ये है कि एक वक्त के बाद जो गजलें थी वो पॉपुलर म्यूजिक में नहीं आती थी, और पॉपुलर म्यूजिक गजल को जो है, जो गजल के चाहने वाले हैं सिर्फ वही लोग गजल सुना करते थे। लेकिन पंकज उधास ऐसे सिंगर थे जिनकी गजलें जो हैं वो फेमस हुई और लोगों को पसंद आनी शुरू हुई, और फिल्मों में आने के बाद पंकज उधास का जो नाम था वो और आगे शोहरत उनको मिली और काफी लोगों के बीच में वो पॉपुलर हुए। खास तौर से जो गाना जिसके नाम की आप बात कर रहे हैं, चिट्ठी आई है, वो एक गाना था जो महेश भट्ट की फिल्म थी नाम, जिसमें उनको गाना रखा गया था। और आपने भी अपने इंट्रोडक्शन के दौरान बोला कि कोई ऐसा शख्स होगा जिसकी आंख नम ना हुई हो। जहां जहां उन्होंने ये गाना, चाहे वो लाइव परफॉर्मेंसेस में गाया हो या फिल्म में सुना हो, लोग जो भी, मैंने ऐसे वाकया सुने हैं लोगों से कि जब वो होते थे तो लोग रोना शुरू कर देते थे ऑडिटोरियम में। तो पंकज उधास का खाली ये गाने के अलावा लेकिन उनके और भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं, गजलें हैं जिनको आपने सुना होगा। सोने जैसी रूप है तेरा और चांदी जैसे बाल, इस तरह के गाने हैं जो बहुत सारी जगह पे पॉपुलर हुए, और लोगों ने उनके जो एक पूरा दौर था, जब वो गजलों का दौर आया था, जहां एक तरफ पॉपुलर म्यूजिक भी चल रहा था, लेकिन पंकज उधास की जो गजलें थी वो हर जगह पे, ना पार्टीज में होती थी, बहुत सारी ऐसी जगह पे होती थी जहां लोग, चाहे वो मैं को लेके उनके गजलें हों, बहुत पॉपुलर थी इन सभी चीज के बीच में। और अगर आप देखें तो एक्चुअली जब वो शुरू में पंकज उधास ने अपना सिंगिंग करियर शुरू करने का सोचा था, तो पहले उन्होंने सोचा म्यूजिक की जो ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वो तबला सीखने गए थे। लेकिन बाद में उनको लगा कि उनको सिंगर बनना चाहिए, फिर उन्होंने वोकल की ट्रेनिंग लेनी शुरू की और उस तरह से फिर वो गजल गायकी में आए। उसके बाद और भी कई फिल्मों में उनके गानों को जो है वो फिल्मों में लिया गया। उनके जो भाई थे वो भी, मनहर उधास का नाम आपने सुना होगा, उनके भी कई पॉपुलर सॉन्ग्स हैं। मनहर उधास जो है वो भी सिंगर थे। उनकी फैमिली में जो तीनों ही भाई थे वो भी म्यूजिक में उनका हाथ था, तीनों ही भाइयों का। तो सबसे पहले जो दूसरे भाई थे वो संगीत में आए, उसके बाद फिर पंकज उधास आए और मनहर उधास आए। तो पंकज उधास की अगर मैं बात करूं तो गजलों के अलावा फिल्मी संगीत आने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी, और 2006 में उनको पद्मश्री भी मिला था। तो इस तरह से मैं बोलूंगा कि गजल की दुनिया में, अगर हम भजन की दुनिया में अनूप जलोटा बोलते हैं, तो गजल की दुनिया में जितनी पॉपुलैरिटी पंकज उधास ने पाई या जितनी उनको मिली, वो शायद किसी और गजल सिंगर को मिली हो। जी बिल्कुल। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि परिवार की तरफ से क्या कहा जा रहा है पंकज उधास के निधन को लेकर, और जो आगे का अब कहां पर हैं, कहां पर उनके जो अंतिम संस्कार है वो होगा? देखिए, अभी जो उनकी बेटी हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट भी किया था, लेकिन मैंने कंफर्म, मेरी बात हुई जो उनके साथ म्यूजिशियन है उनसे मेरी बात हुई, तो वो करीब एक हफ्ते से वो बीमार चल रहे थे, हॉस्पिटलाइज थे एक हफ्ते से, लेकिन बीमारी काफी वक्त से थी उनको, और आज सुबह उनका जो है वो निधन हुआ है। और क्योंकि अभी धीरे धीरे खबर जो है वो इंडस्ट्री में फैली है, तो ऐसा माना जा रहा है कि कल जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग इंतजार करेंगे जब उनकी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा कि कल कितने बजे उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा और कहाँ पे किया जाएगा। वो टाउन में वो रहते हैं, मुंबई का जो टाउन है, इलाका जिसको बोलते हैं, वहाँ पे वो रहते हैं। और जैसे ही ये खबर आएगी हम आपको बताएंगे कि कल कितने बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, साथ में महेश भट्ट, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, महेश भट्ट की फिल्म थी नाम, जिसमें पंकज उधास का जो गाना था नाम फिल्म का, चिट्ठी आई है, वो काफ़ी फेमस हुआ। आपने भी कुछ गानों का जिक्र किया। जिस तरीके के काफ़ी सरल स्वभाव के व्यक्ति भी थे, जैसे मैं कई जगह पे पढ़ रहा था कि जो भी उनसे मिलता था बिल्कुल ऐसा लगता नहीं था कि आप इतने बड़े सिंगर से बात कर रहे हैं। सही कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं या जिन्होंने उनको बुलाया है, तो उनके मुंह से एक ही बात जो है बार बार निकल रही है कि बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। और खैर अब तो उनकी काफी उनकी, लेकिन अगर हम उससे सिंगिंग करियर की बात करें तो सिंगिंग करियर की काफी लंबा रहा है। और मुझे नहीं लगता, मैं आपसे भी अगर पूछूं कि आपको कोई और नाम याद आता है, गजल की दुनिया में बहुत ही कम नाम है। पंकज उधास हैं, तलत अजीज हैं,
लेकिन जिस तरह के, मैं बोलूंगा ऐसा नहीं है कि एक ही विषय पे उनकी जो गायकी है वो रही है। उन्होंने अलग अलग तरह, चाहे वो खूबसूरती के ऊपर प्रशांत, मैं बात एक हो। सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ महेश भट्ट साहब फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। दुखद खबर जरूर है, लेकिन अभी हम चर्चा वही कर रहे थे कि जैसे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिन्होंने पंकज उदास का आपकी फिल्म में, नाम फिल्म में गाना जो गाया था, चिट्ठी आई है, जिसे सुन के उसकी आंखों में आंसू ना आए हों। आज शायद सबसे ज्यादा लोग उसी गाने को और पंकज उदास को उसी बात से याद कर रहे होंगे। जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पंकज जी अब हमारे बीच है नहीं, क्योंकि ये वाकई एक शॉकिंग न्यूज है। हमें तो उसका अंदाजा था ही नहीं कि ये काफी वक्त से बीमार थे, मगर जब उनका जिक्र होता है तो उनका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा जहन में चमकने लगता है। और वो गाना जो उन्होंने गाया था हमारी फिल्म नाम में, जो रविंद्र कुमार जी ने प्रोड्यूस किया था और सलीम खान साहब ने लिखी थी, और वो आइकॉनिक गाना था चिट्ठी आई है। और मुझे याद है कि वो गाने ने तहलका मचा दिया था। वो उस फिल्म को नाम बहुत बड़ी हिट हुई थी, मगर उसका एक बेसिक कारण जो था उस कामयाबी का, वो पाथ ब्रेकिंग गाना था चिट्ठी आई है, जिसने हमारे मुल्क में ही नहीं पर विदेश में भी लोगों को जोड़ दिया। बिल्कुल भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भट्ट साहब की फिल्म जिसका जिक्र भी हो रहा है, नाम का, जैसे मैंने बताया कि उस गाने ने उस फिल्म में तहलका मचाया था। और जैसे मैं बार बार जिक्र करता हूँ, शायद ही किसी, खास तौर से अगर आप विदेश में उस ज़माने में रहते थे और आपने अगर वो गाना सुना हो, तो शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसकी आंखें उस गाने को सुन के नम ना हुई हो। आज पंकज उदास को एनडीटीवी और हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। शहर उजड़ा तो बस जाएगा, लेकिन राइट, मशहूर गायक पंकज उदास का निधन हो गया है और लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे पंकज उदास। 72 वर्ष की उम्र में पंकज उदास का निधन हुआ। उनके कुछ मशहूर गाने श्रद्धांजलि के तौर पर हम इस वक्त एनडीटीवी पर आपको सुनाते हैं। मितवा मितवा पूरब ना जय हो, पश्चिम न जय हो, मेरे दिल में रही हो। पूरब ना जय हो, पश्चिम न जय हो, मेरे दिल में रही हो। ओ मितवा मितवा मितवा, उत्तर न जय हो, दक्षिण न जय हो, मेरे दिल में रही हो, मेरे दिल में रही हो, मेरे। नहीं रहे पंकज उदास। 72 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ। कुछ देर पहले महेश भट्ट हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो फिल्म, नाम फिल्म में उन्होंने चिट्ठी आई है गाना गाया था, वो फिल्म के से ज़्यादा पॉपुलर वो गाना कहीं दिखाई पड़ रहा था। एनडीटीवी की ओर से पंकज उदास को श्रद्धांजलि। मेरी हर खुशी है, ये जिंदगी क्या तेरी बंदगी है। कर चोट पहुंचे कभी मेरी माँ को, मैं फूंक दूंगा ज़मीं आसमां को। तू मेरी मैया में
ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि आज शाम 7 बजे खबर पक्की है कार्यक्रम देखना ना भूलें हमारे सहयोगी विकास भदौरिया के साथ।